नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो क्लास 9 का साइंस सीरीज है इसमें आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस कर रखा है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग। मैटर इन और सराउंडिंग में हमने पहले मैटर की डेफिनेशन देखा, बहुत सारी चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। मैं लास्ट से बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और वहां पे हमने देखा था कि इंटर कन्वर्जन का मतलब कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में ये जो स्टेट्स हैं मैटर के वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, जब होता है तो क्या कंडीशन होता है और जो प्रोसेस होता है चेंजिंग का उसका क्या नाम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है या गैस अगेन सॉलिड में चेंज हो रहा है। बच्चों ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करना है। सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है या गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बता रखा हूं आपको, बस एनसीईआरटी पढ़ो, आप बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है तो बच्चों आज ही से आदत डालो कि आपको एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है, उतनी बार पढ़ना है जितनी बार में आपको समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हूं जो कि आपके काम की है और आपके सिलेबस का भी। हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के स्केल। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि आप एग्जांपल लेता हूं मैं, लेंथ मेजर करने के कई सारे स्केल होते हैं। आपको एक स्केल मिलेगा जिसपे मीटर क्या है, मीटर डिनोट किया होगा। तो आप किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को या किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ जब मेजर करने जाओगे तो आपको उसमें मीटर मिलेगा। जैसे आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें जो आपके पास स्केल पड़ा हुआ है, उस स्केल में आप देखोगे क्या है, इंच है एंड सेंटीमीटर है। तो वो क्या है, डिफरेंट स्केल है। एक बार आप सेंटीमीटर मेजर करते हो, एक बार आप इंचेस में मेजर करते हो। एग्जैक्टली टेम्परेचर क्वांटिटी, जैसे लेंथ क्वांटिटी को मेजर करना किलोमीटर में, मीटर में, इंच में, फीट में, वैसे ही टेम्परेचर को भी मेजर करने के बेसिकली 3 स्केल है। आपको 3 तरीके से टेम्परेचर बुक मिल सकता है लिखा हुआ। कहीं आपको मिलेगा टेम्परेचर इन केल्विन, कहीं मिलेगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और कहीं पे आपको टेम्परेचर मिलेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन तीनों के बारे में समझते हो और इन तीनों का क्या रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं बच्चों। ठीक है, आराम से। तो सबसे पहले देखते हैं इन केल्विन। टेम्परेचर जब केल्विन होगा, एग्जांपल जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 283 केल्विन टेम्परेचर, 283 के लिखा हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में डिनोट किया गया। और एनसीईआरटी में आपको जनरली टेम्परेचर केल्विन में ही देखने को मिलेगा। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है, जैसे लेंथ का मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो है आपका स्केल क्या है, वो है मीटर। मास में क्या है, केजी। एग्जैक्टली टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड है स्केल वो क्या है, केल्विन है। तो अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट एग्जांपल लेता हूं मैं। जनरली आपको मैंने कहा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। आपका रूम टेम्परेचर कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस, और आपसे बोला जाए कि इसको क्या करो, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो देखो फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, इसमें आपको क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। जैसे ही आप 273 ऐड करते हो, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। यानी अब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किसमें होगा, केल्विन में। 73 10, ठीक है, और 7 2 9 1 10 और 300। यानी अब ये जो 300 क्वांटिटी आया है, ये क्वांटिटी किसमें, केल्विन में। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर। अगर सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने का। लेट अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। नीचे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। जितना केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो,
बाकी जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। एग्जाम्पल जैसे 310 के कहीं पे टेम्परेचर मेंशन किया गया है कि 310 के केल्विन टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको डिग्री सेल्सियस में आप पता करना चाहते हो। क्या करना है बच्चों, जो केल्विन में दिया हुआ है उसमें से 273 क्या करना है आपको, 273 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो जो टेम्परेचर होगा आपका किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों 7 से आप 3 सब्ट्रैक्ट 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैरी लो 7 3, ठीक है। तो कितना निकल के आया आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल के आ रहा है, यानी 310 केल्विन इक्विवेलेंट टू 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक और है जिसका बहुत कम यूज होता है, उसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है, डिग्री इन फ़ारेनहाइट। तो डिग्री इन फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और उसको डिग्री इन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट आपको दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कहा जा रहा है कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सिंपल है बच्चा, फॉर्मूला पुट करो हो जाएगा। क्या करेंगे, डिग्री इन सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 9/5 में डिग्री इन सेल्सियस में दिया गया है, क्या दिया गया है 15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 32 से ऐड कर देंगे, तो 9 3 27 प्लस 32 ऐड कर दो, जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका डिग्री इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर किस में हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो जाएगा। आसान है। तो ये 3 हमारे क्या है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 मेजरिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के ये 3 स्केल है। अब आते हैं बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक टर्म, बार बार मैं डिस्कस कर रहा था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। ये 1 atm है क्या, मैंने बताया था कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कहां है। वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट मिलके एक कंक्लूजन उन्होंने निकाला, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट किया कि सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर होता है वो प्रेशर 1 atm होता है, और उसी को हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। तो 1 atm प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एयर एट द सी लेवल। सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर होता है एट रूम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल इज अनदर स्केल टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने का पास्कल एक अलग स्केल है। मैंने इसको यहां पे क्यों साथ में रखा, क्योंकि अभी हम टेम्परेचर के 3 स्केल देख रहे थे। एग्जैक्टली प्रेशर के भी 2 स्केल, एक एटीएम और दूसरा पास्कल, 2 मेजरिंग स्केल होते हैं प्रेशर के। तो इनके बीच में रिलेशन आपको ध्यान रखना है। 1 atm इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चा है हमारा लेटेंट हीट। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ दिया जाता है, व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को समझने के लिए सबसे पहले इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम हिडन हीट। क्या बोलते हैं, हिडन हीट। हिडन हीट का मतलब, हिडन मतलब समझ में आता है छुपा हुआ, यानी एक ऐसा ये हीट है, एक ऐसी हीट एनर्जी है जो छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन यार, हीट और छुपी हुई क्यों नहीं दिखती है। जब ये अगर आप याद रखते हो हिडन हीट, तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन आपको पक्का याद रहेगा। अब लेटेंट हीट का डेफिनेशन बड़ा ही स्टैंडर्ड है, मैं एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलता हूं, समझने की कोशिश करना है आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of heat energy required 1 kg of substance from its one state to another at constant temperature and pressure। यानी वो हीट अमाउंट जिसकी जरूरत हो किसी एक सब्सटेंस को उसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। अब लेटेंट हीट के 2 बच्चे, लेटेंट हीट के कौन से 2 बच्चे हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कौन सा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और
दूसरा बच्चा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन वर्ड से हम ऑलरेडी रूबरू हैं एंड वेपोराइजेशन वर्ड से भी रूबरू हैं। रूबरू कितना अच्छा मूवी का नाम है। तो फ्यूजन वेपोराइजेशन दोनों वर्ड से हम पहले हमें पता है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट इसमें हमने क्या ऐड किया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी आप दिमाग दौड़ाओगे, ऐसे ही सोचना ऐसे ही पढ़ना। मैंने कहा है कि ये पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैं आपकी जगह पे होता मैं ऐसे सोचता, चलो फ्यूजन तो मुझे पता है, फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है फ्यूजन हो गया। अब इसमें लेटेंट हीट ऐड कर दो, यानी जब सॉलिड स्टेट से सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होगा और वहां पे जो हिडन हीट होगा उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। बड़ा आसानी से हमने इसको डिकोड किया और आपको भी ऐसे ही डिकोड करना है। अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वही एक ही डेफिनेशन पुट करेंगे। क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो और 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हिडन हीट सप्लाई करना पड़े, जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हो जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चा ध्यान रहे, बहुत छोटा सा एक वर्ड मैंने यहां पर यूज किया, 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी आपको सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स करके रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बस वही सेम डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अब यहां पे क्या होगा, 1 kg ऑफ वेपोराइजेशन प्रोसेस कहां पे आता है बच्चा, वेपोराइजेशन प्रोसेस आता है जब लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वही फिट करेंगे हम। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। वो ध्यान रखना है आपको कि टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और बच्चों वही मैं बार बार कहता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना रहेगा, 1 atm रहेगा, उसको भूलना नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो उसको भी ऐड करके रखना है, एट 1 atm प्रेशर ऑल्सो, ओके। दोनों हम वो ऐड करके रखेंगे। एक डेफिनेशन बस उसमें चेंज क्या करना है, एक ही डेफिनेशन में एक बार सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट करना और एक बार लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट करना है, क्योंकि फ्यूजन और वेपोराइजेशन है, इसीलिए हमारी मजबूरी है, ओके। तो ये हुआ लेटेंट हीट के बारे में। अब लेटेंट हीट, ये हीट एनर्जी हिडन क्यों होती है उसको समझने का, देखो आप जब आइस सॉलिड फॉर्म में है, वाटर सॉलिड फॉर्म में जब होता है आइस बोलते हैं, आइस में जब हम क्या करते हैं, आइस क्या करता है, सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद भी आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपसे कोई पूछे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या वाटर, तो आप बोलोगे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये हैपन होता है। यानी वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे ये प्रोसेस चल रहा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस आप कभी करके देखना, आप फ्रिज से आइस निकाल के बाहर रखना, उसमें एक थर्मामीटर डालना और देखना कि जब आइस बाहर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है और पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसके बाद भी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब हीट आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या हो गया, फिर वो टेम्परेचर हो गया, वो टेम्परेचर किस फॉर्म में आ रहा है, हिडन हीट के फॉर्म में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो सब्सटेंस हीट को ले रहा है, वो दिख नहीं रहा। दैट्स वाई दैट इज द लेटेंट हीट। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली जब हम वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन आप गैस के बर्नर से जो हीट सप्लाई कर रहे होते हो, आप लगातार गैस के बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाता है और वाटर किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर में, यानी जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो एडिशनल हीट, वही हीट क्या करता है, हर बार जो
मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको ब्रेक करता है, और जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्टेट चेंज होगा, ठीक है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, गैसेस फॉर्म में जाएगा। तो जो हीट सप्लाई कर रहे हो, जो हिडन हीट है, वो बेसिकली क्या करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से पार्टिकल अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो बच्चा, ये है लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू, एंड प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने डाउट प्लीज कमेंट में डालें। थैंक यू।